हेलो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस पहले प्रश्न में दो प्रश्न हैं। यहाँ उचित गुणधर्मों के उपयोग से हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो गुणधर्म आपने पढ़े हैं कौन कौन से? संवृत, क्रम विनिमय, साहचर्य, वितरकता नियम। तो फिलहाल हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे उस पर, हम इसको आसानी से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। वितरकता नियम, मेरे दिमाग में वितरकता नियम ही क्यों आया, उसका रीजन देखो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस के 2/3 गुणा 3/5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3/5 और गुणा माइनस के 2/3। आगे पीछे लिख दिया मैंने, लिख सकता हूँ। और सेम एज ये माइनस के 3/5 गुणा 1/6 है, तो देखो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ प्लस का चिन्ह। 3/5 को मैं लिख रहा हूँ पहले, और ये माइनस के चिन्ह को लिख रहा हूँ मैं बाद में उस 1/6 के साथ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वही माइनस 3/5 गुणा 1/6, माइनस 3/5 गुणा 1/6, वही स्टेप बन गई। ऐसा मैं कर सकता हूँ। और ये प्लस के 5/2 मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको देखो आप, ये संख्या और ये संख्या सेम है, इसके गुणा में ये कोई अलग संख्या है और इसके गुणा में ये कोई अलग संख्या है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो वितरकता नियम क्या होता है? अगर आपके सामने कभी भी ऐसी संख्या आ जाए a गुणा b प्लस a गुणा c, यानी यहाँ पे संख्याएं समान हो और यहाँ वाली संख्या अलग अलग हो, इनके बीच में गुणा का चिन्ह हो और इन दोनों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह हो या माइनस का चिन्ह हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम इसको लिख सकते हैं इस सेम वाली संख्या को बाहर और इन दोनों को इस चिन्ह के साथ ऐसे a गुणा b प्लस c, ऐसा हम कर सकते हैं। इसे कहते हैं वितरकता नियम। तो इसके अनुसार हम इसको लिखेंगे a गुणा b प्लस a गुणा c। इसको हम लिख सकते हैं a गुणा b, b क्या है माइनस के 2/3 प्लस c क्या है माइनस का 1/6। ठीक है, ये कर दिया। तो इस पूरे की जगह हमने ये लिख दिया और ये प्लस के 5/2 ऐसे कैसे यहीं पर। अब 3/5 अपनी जगह, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, माइनस के 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/6 और ये प्लस 5/2। अब मुझे अंदर लेना है इसका लघुत्तम, हल करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा, है ना। तो 3/5 अंदर मैंने लघुत्तम लिया 6 का, और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस का चिन्ह, 6 का 6 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, ये प्लस के 5/2। इसके बाद देखो मैं 3 से 6 को काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। -4 और -1, ये ऊपर हो गया माइनस के 5, -5 हुआ, वो -5 इस 1 से गुणा होगा तो -5 बट्टा, और 5 और 2, तो क्या मैं इसको लिख दूं 5 गुणा 2। मैं इसको 10 भी लिख सकता था, पर मैं इसको काट दूंगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। और ये प्लस 5/2 ऐसे कैसे, ये 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या बचा हमारे सामने यहाँ पर? हमारे सामने यहाँ बचा माइनस का 1/2 प्लस 5/2। अब मैं इसको चाहूँ तो लघुत्तम लेके कर दूं, चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली कर दूं, तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, है ना, क्योंकि नीचे क्या, नीचे हर समान है, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। -1 और प्लस 5, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस के 4 और बट्टे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारा उत्तर आ गया 2। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। इसका दूसरा प्रश्न, ये सवाल को मुझे हल करना है, तो इसे गुणधर्म की सहायता से करना पड़ेगा हमें। पहले इसको थोड़ा सा हम सरल कर देते हैं जितना, क्योंकि इसमें गुणा का चिन्ह है तो आसानी से सरल हो सकता है। ये देखिए, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, थोड़ा सा यहाँ सरल हुआ, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ऐसा हुआ। अब ये है 2/5 गुणा माइनस के 3/7, और माइनस का चिन्ह 1/2 गुणा 1/2, तो क्या मैं इसको 1/4 कर दूं, थोड़ा सा यू डायरेक्टली, प्लस ये 1/7 और 1/5, तो मैं इसको 1/35 कर सकता हूं, 1/35। ठीक है, ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे हम, प्लस माइनस 3 दूनी 6 बट्टा 7 पंजे 35, माइनस 1/4 प्लस 1/35। ठीक है, अब मैंने कहा था इसको गुणधर्मों की सहायता से हल करना है। मैं गुणधर्म यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता तो मैं गुणधर्म यहाँ अप्लाई करूंगा। तो
क्या मैं माइनस के 6/35 को लिख सकता हूं 1/35 गुणा माइनस का 6। देखो माइनस के 6 को अलग लिख दिया, 1/35 को अलग लिख दिया। ऐसे ही इस 1/35 को मैं लिख सकता हूं प्लस का चिन्ह 1/35 गुणा, मन से लगा रहा हूं मैं 1, क्योंकि 1 से कोई संख्या गुणा होती है तो वही आता है, और ये माइनस का 1/4। ठीक है, तो वही साहचर्य वितरकता नियम क्या होता है? वितरकता नियम कहता है a गुणा b प्लस a गुणा c। अगर आपके सामने हो तो आप उसे लिख सकते हैं a गुणा b प्लस c। ठीक है, तो a गुणा b प्लस a गुणा c क्या लिख सकते हैं आप? a गुणा b प्लस c। ठीक है, और माइनस 1/4। 1/35 गुणा माइनस 6 प्लस 1/35 गुणा 1 को क्या लिखा आपने? 1/35 गुणा माइनस 6 प्लस 1। ठीक है, और ये माइनस का 1/4। 1/35 ये माइनस 6 और प्लस 1 ये आपके पास हो गया माइनस के 5। ठीक है, और माइनस का 1/4। क्या मैं 5 को काट दूं? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ गया ऊपर माइनस के 1/7 माइनस 1/4। अब आप इसका आराम से लघुत्तम ले लीजिए और ये सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 का भाग 28 में देंगे, 7 चौक 28 4 बार, 4 को 1 से गुना किया, ये 4 माइनस के 4 सत्ते 28 7 बार, 7 1 से गुना हुआ 7, 7 और 4 11, तो माइनस के 11/28। इस प्रकार से आपका सवाल हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें योज्य प्रतिलोम लिखने हैं। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का, जैसे माना कि संख्या ये है, इसका योज्य प्रतिलोम वो संख्या होगी जिसको इस संख्या में जोड़ने पर हमें 0 मिल जाए। मैं बताता हूं कैसे। 2/8 में कितना जोड़ूं कि मैं 0 प्राप्त कर लूं? तो मुझे माइनस के 2/8 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2/8 में से 2/8 गए तो 0 है ना। तो यहाँ 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? माइनस के 2/8। इसको आप लैंग्वेज में लिख देना। अतः 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 2/8 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका हो गया माइनस के 2/8। इसी प्रकार से माइनस के 5/2, तो इसका योज्य प्रतिलोम, तो माइनस के 5/2 में जब मैं प्लस के 5/2 जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम हो गया प्लस के 5/9। ठीक है, इसी प्रकार से ये माइनस के 6/-5। तो बच्चों माइनस के 6/-5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये 6/5 ही है। आपको 6/5 का योज्य प्रतिलोम चाहिए, तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 6/5। ठीक है, तभी 0 बनेगा। तो यहाँ आंसर क्या हो गया इसका? माइनस के 6/5। ठीक है, ये माइनस 6/5। इसी प्रकार से 2/-9, तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? 2/-9 का मतलब यही होता है माइनस 2/9। ये माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो एक ही बात है, फ्रंट में ही माना जाता है ये। तो ये माइनस के 2/9 का योज्य प्रतिलोम होगा प्लस के 2/9, तभी मिलेगा आपको 0। तो यहाँ आपका उत्तर हो गया प्लस के 2/9। और इस प्रकार 19/-6 का योज्य प्रतिलोम, तो 19/-6 का मतलब होता है माइनस का 19/6, है ना। तो माइनस के 19/6 का योज्य प्रतिलोम कितना हुआ? प्लस के 19/6, क्योंकि तभी 0 बनेगा, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ? 19/6। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस x बराबर x। आपको ये सिद्ध करना है x के इन दोनों मानों के लिए। तो इसका
ये पहला प्रश्न x बराबर 11/15 के लिए हमें ये सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसे लिख लीजिए, -x बराबर x। अब x की जगह आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। तो माइनस x की जगह क्या लिखेंगे हम, 11/15, और उस x की जगह भी हमने लिखा 11/15। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 11/15, और उधर क्या है 11/15। ये लो, ये हो गया प्रूफ। हमें ये दोनों पक्ष बराबर सिद्ध करने थे, जो हमने कर दिए। इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, x बराबर -13/17 के लिए हमें इसके लिए सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, माइनस x बराबर x की जगह हम वैल्यू पुट करनी है, इसका मान रखना है। तो देखो माइनस ये वाला चिन्ह अपनी जगह, ये वाला चिन्ह ये रहा, और x की जगह लिख रहा हूं मैं -13/17। ठीक है, तो अब ये दोनों साइन पास पास तो हो नहीं सकते, इसलिए मुझे यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बराबर x की जगह लिखूंगा मैं -13/17। तो ये यहाँ पर ये माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बचा क्या यहाँ, -13/17, और उधर क्या बचा, -13/17। ये इसके लिए भी हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमें इनके गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या कहलाती है जिसे उस संख्या में गुणा करने पर 1 आ जाए। मतलब क्या हुआ कि -13 है, इसे मैं किससे गुणा करूं कि मुझे प्लस का 1 मिल जाए। याद रहे प्लस का 1 है ना। तो मुझे अगर प्लस का संख्या चाहिए तो, और यहाँ पर माइनस है, तो मुझे यहाँ गुणा करना पड़ेगा किसी माइनस वाली संख्या से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होकर के वो प्लस का आएगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए 1, तो 1 कैसे प्राप्त किया जाए, तो मुझे यहाँ 1/13 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 कम 13, 13 कम 13, बच गया 1। ये सब आपस में गुणा हुए तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन हो गया, -1/13। इसको आप लैंग्वेज के रूप में लिख देना। अतः -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा। इसी प्रकार -13/19 इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो -13/19 को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे प्लस का 1 मिले। तो देखो माइनस की संख्या है, पहले मुझे इस माइनस को हटाना है, यानी माइनस की संख्या से ही मुझे गुणा करना पड़ेगा। 13/19, तो मैं इसे गुणा करूंगा 19/13 से। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये कट जाएगा। देखो 19 से कम 19, 19 से कम 19, 1, 13 कम 13, 13 कम 13, 1, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, और मुझे क्या मिलेगा लास्ट में 1। तो यहाँ -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -19/13। ठीक है, ऐसे ही 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन होगा, 5/1 बोलो या 5 बोल दो, 5/1 लिख देता हूं मैं इसको। 5 कम 5, 5 कम 5, ये आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन हुआ, 5। ठीक है, अगला प्रश्न। तो इसके मुझे गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। पहली चीज कि ये अभी हल हुआ नहीं है, तो पहले तो इसको हल करो, उसके बाद इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो। छोटा बनाओ पहले इसको। तो देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो डायरेक्टली गुणा कर दो आप। 5 3 15 बट्टा 8 7 56, 8 7 56 हो गया। अब 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको चाहिए। तो 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 15/56 को आप किससे गुणा करें कि आपको 1 मिल जाए, है ना। तो आपको गुणा करना पड़ेगा
56/15 से, 56 से 56 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, आपको मिल जाएगा आंसर में 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया आपका 56/15। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न, -1 गुणा -2/5। वही आपको पहले इसको सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस 1 2/5 से गुणा होगा तो 2/5 ही मिलेगा आपको। अब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको चाहिए। तो 2/5 को आप किससे गुणा करें कि आपको 1 मिले? आपको गुणा करना पड़ेगा 5/2 से। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 मिलेगा। तो फाइनली 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम आपको मिला 5/2। ये आपका आंसर है। इसके बाद -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये अच्छा सवाल है, छोटा सा है। -1 को आप किससे गुणा करें कि आपको प्लस का 1 मिल जाए, है ना? थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो होना नहीं है, आपको ध्यान से सीखना। -1 को गुणा करना पड़ेगा मुझे माइनस के ही 1 से। देखो माइनस माइनस प्लस हुआ और 1 एकम 1, ये प्लस का 1 मिल गया। कुल मिलाकर प्लस का 1 चाहिए था। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 1 ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। सरल थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ये सवाल आपके सामने है। इनमें कौन कौन से गुणधर्म का उपयोग हुआ है ये आपको बताना है। -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। देखिए यहां ये कुछ इस प्रकार से a गुणा 1 गुणा a बराबर a, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 से जब भी किसी संख्या को गुणा करते हैं आपका उत्तर वही संख्या होती है। और ये नियम कहलाता है गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है, यानी गुणात्मक तत्समक कहते हैं इस 1 को, गुणात्मक गुणा करने पर जब किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये नियम कौन सा हुआ? गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक है, अगला -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। ये तो कुछ इस प्रकार का हो गया, a गुणा b बराबर b गुणा a। तो इसे हम कहते हैं गुणात्मक क्रम विनिमय नियम। गुणात्मक क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब आगे पीछे हम क्रम में जमा सकते हैं जब संख्याएं गुणा में आ जाए एक जैसी। देखो ये a, ये भी a, ये b, ये भी b। ठीक है, तो a गुणा b, b गुणा a इस रूप में है। ये होता है आपका गुणात्मक क्रम विनिमय नियम। इसके बाद अगला -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। ये कुछ इस प्रकार का हो गया कि जिसे मान लीजिएगा आप इसको बोलते हैं a/b, तो ये आपका हो गया b/a बराबर 1। ऐसा कब होता है? किसी संख्या का गुणा करते हैं आप उसके अपोजिट को, तो आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना? तो यहाँ कौन सा नियम लग रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। ये बस आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को गुणा करना है किससे? माइनस के 7/16 इसके व्युत्क्रम से। तो इसका व्युत्क्रम होता है 16/-7, मतलब इसका अपोजिट। तो इससे आपको गुणा करना है, इसको गुणा -16/-7। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा, तो अपन को इसे गुणा करना होगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ फ्रंट में आ गया माइनस। 16 का पहाड़ा 6 बार बोलिए, 16 छिक्के 96, है ना? और 13 का पहाड़ा आप 7 बार बोलेंगे तो 91। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बताइए
कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को इस रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब आपको इससे ये बनाना है, तो किस नियम की सहायता से आप ऐसा करेंगे? तो गौर करके देखिए आप इसे 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पहले ब्रैकेट है 1/3 गुणा 6 और फिर गुणा 4/3। ये होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है कि कोई संख्या लिखिए a गुणा b गुणा c, गुणन में साहचर्य नियम, ठीक है, गुणात्मक साहचर्य नियम। अगर आपके सामने कभी ऐसी संख्या लिखी है तो आप इसको लिख सकते हैं a गुणा b गुणा c। तो ये नियम कौन सा हो गया? गुणात्मक साहचर्य नियम, ठीक है। हम इसकी सहायता से इसे इस रूप में अभिकलित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1 and 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं, ये हमको बताना है। तो ये अभी इस समय मिश्र भिन्न के रूप में है, तो पहले हमें इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। कैसे करते हैं? इसको इससे गुणा, 8 एकम 8, अब जो आया उसको इसमें जोड़ दो 9, तो ये 9 बट्टा और नीचे वाला संख्या 8 एज इट इज, और ये माइनस का चिन्ह आगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या हुआ? इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है क्या? तो देखो माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम तो वो संख्या होती है जिसको इस संख्या से गुणा करने पर 1 आए, यानी माइनस के 9/8 को आपको गुणा करना है एक ऐसी संख्या से जिससे गुणा करने पर आपको 1 मिले, तो वो संख्या होगी आपकी माइनस की 8/9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 से 9 कर देगा, 8 से 8, और ये आपका 1 आ जाएगा। तो माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम तो माइनस के 8/9 होता है, जबकि ये क्या कह रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, नहीं है, यानी ये गलत बोल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस के 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम तो माइनस के 8/9 होता है, ठीक है। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? ये 0.3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3/10, ठीक है। अच्छा, और 3 सही 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3 × 9 और 1 10/3। तो प्रश्न क्या हुआ? क्या 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है? बिल्कुल है, क्योंकि 10/3 को आप जब 3/10 से गुणा करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो लिख दीजिए, अतः 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 यानी 0.3 है। क्वेश्चन नंबर 10, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो बच्चों ऐसी परिमेय संख्या है 0। क्यों? क्योंकि अगर 0 का व्युत्क्रम करने की आप कोशिश करते हो तो वो बनेगा 1/0, और 1/0 जो संख्या है वो अपरिभाषित संख्या है, यानी इस संख्या का अस्तित्व ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से 0 का व्युत्क्रम नहीं है, तो वो संख्या कौन सी है फिर? 0, ठीक है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। परिमेय संख्याएं यानी 1 से ज्यादा है, ये तो कंफर्म है। 1 से ज्यादा कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी इन संख्याओं जैसा ही है इनका व्युत्क्रम। तो बच्चों पहली संख्या तो हुई 1, क्योंकि आप 1 का व्युत्क्रम देखोगे तो वो 1 ही होगा, है ना। इस 1 के का व्युत्क्रम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? 1 के बट्टे में 1, जो भी क्या होता है 1, तो 1 का व्युत्क्रम क्या हुआ? 1। तो पहली संख्या तो है 1, और दूसरी संख्या है माइनस का 1, क्योंकि माइनस के 1 का व्युत्क्रम आप निकालने जाओगे तो वो क्या होता है? -1 बट्टा माइनस का 1, तो वो भी आपका माइनस का 1 ही होता है ना। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी है?
एक तो 1 और एक -1, जिनका व्युत्क्रम उन संख्याओं जैसा ही है। तीसरी, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या आपको ढूंढनी है जो अपने नेगेटिव मान के समान है। तो बच्चों 0 ही है, क्योंकि आप -0 करोगे तो उसका मतलब भी 0 ही होता है। तो 0 ही वो संख्या है जो अपने नेगेटिव मान के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है ना? तो 0 का व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो अब हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था 1 और -1, यही वो दो संख्याएं थी जो स्वयं के व्युत्क्रम के जैसी होती है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? माइनस का 1/5, ठीक है। और 1/x, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 नहीं है। तो 1/x अगर ऐसी संख्या है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? उसका व्युत्क्रम होगा x, ठीक है। व्युत्क्रम जानते हैं आप, अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है? परिमेय होता है हमेशा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को आप जब गुणा करेंगे ना तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ परिमेय होता है, ठीक है। इसके बाद किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान होता है। तो बच्चों किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होता है। ऋणात्मक का ऋणात्मक और धनात्मक का धनात्मक, ठीक है। तो इसके साथ आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है।